तो अपने स्टार्ट करते हैं नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। देखो नेचुरल फार्मिंग और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ही नजदीक की है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, देखो इन दोनों के अंदर जो 3 सिमिलरिटीज है वो क्या है? केमिकल और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप यूज नहीं की जाती है, यानी कहने का मतलब रसायन और अनुवांशिक रूपांतरित फसल है वो काम में नहीं ली जाती है। न तो रसायन काम में लेते हैं, न अनुवांशिक रूपांतरित फसल है वो काम में लेते हैं। ये सिमिलरिटी बता रहा हूं मैं पहले, क्योंकि हम इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो डिफरेंस हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन दोनों के अंदर ही अपने कोई केमिकल और दूसरा अगर मैं बात करूं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी अनुवांशिक रूपांतरित फसल है वो काम में नहीं ली जाती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी मैं यहां पे बात करूं तो दूसरी सिमिलरिटी है कि दोनों ही क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्राकृतिक स्रोत है उनका कंजर्वेशन करते हैं, यानी प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण है वो करते हैं। दोनों में ये चीज होती है। तीसरा ये है इनमें कि ये डाइवर्सिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट क्या अडेप्ट ही करते हैं, यानी जो विविधता है उसको अपनाते हैं। ये सिमिलरिटी है। केमिकल दोनों में यूज नहीं होता है, अनुवांशिक रूपांतरित फसल दोनों में यूज नहीं होती है, पहली सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक स्रोत है, उनका संरक्षण करते हैं। और तीसरी सिमिलरिटी होती है कि ये डाइवर्सिटी पे काम करती है, विविधता पे काम करती है। ये तीनों यूनिफॉर्मिटी है। फिर डिफरेंस क्या है? देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जनरली क्या है, केमिकल यूज नहीं होता है, अनुवांशिक रूपांतरित फसल यूज नहीं होती है, उसके अलावा कमर्शियली तरीके से खेती होती है। अब कमर्शियली तरीके की खेती में क्या है, जैसे खेत के अंदर चाहिए इनपुट्स के लिए जैसे मान लो कि हमें न्यूट्रिएंट्स देना है, पोषक तत्व देने हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप पोषक तत्व देने के लिए जो बल्क मैन्योर है वो यूज करते हैं। कहने का मतलब गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भी जो मतलब बाहर से आपको इनपुट दे सकते हैं, तो ऑर्गेनिक इनपुट, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिनको आप बोलते हैं। वैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक अलग बात होती है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन में भाई जो कार्बनिक इनपुट्स होते हैं ना वो बाहर से लाके आप देते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। तो ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है। जैविक खेती में कभी भी बल्कि मैन्योर्स नहीं दिए जाते हैं, यानी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद नेचुरल फार्मिंग में कभी नहीं दी जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में दी जाती है, नेचुरल फार्मिंग में कभी नहीं दी जाती, ध्यान रखिएगा। अब आप सोचते होंगे यार फिर ऑर्गेनिक जो मैन्योर है उसको देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, डिफरेंस है। वहां जरूरत ही नहीं है नेचुरल फार्मिंग में आपको बल्क मैन्योर देने की, यानी न्यूट्रिएंट्स के लिए बाहर से इनपुट देने की जरूरत ही नहीं। अपने खेत के अंदर ही सारी चीजें क्या हो जाती है, रिसाइकिल हो जाती है, यानी पुनर्चक्रण हो जाता है। इसलिए आपको बाहर से किसी प्रकार का इनपुट्स देने की आवश्यकता नहीं होती है नेचुरल फार्मिंग में। एक सीधा सा डिफरेंस है मेरा कहने का मतलब, कार्बनिक खेती के अंदर गोबर की खाद वगैरह, कंपोस्ट खाद दे देते हो, नेचुरल फार्मिंग में ये नहीं दिया जाता है। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में टिलेज किया जाता है, भू परिष्करण है वो किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में टिलेज, भू परिष्करण जरूरत के अनुसार करते हैं, नेचुरल फार्मिंग में टिलेज नहीं करते हैं, यानी सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसको कम से कम डिस्टर्ब किया जाता है, यानी उसके अंदर इन्वर्जन नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन है वो नहीं किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपनी लोकल इकोलॉजी, स्थानीय पारिस्थितिकी के अलावा बाहर की चीजें भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्रोहिबिट नहीं होती है, यानी कहने का मतलब पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होती है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में लोकल इकोलॉजी की ही चीजें शामिल करते हैं, स्थानीय पारिस्थितिकी के ही, अगर कोई फसल, कोई पेड़, कोई पशु शामिल कर रहे हो तो लोकल इकोलॉजी के ही आप क्या करते हो, स्थानीय पारिस्थितिकी के ही जो जीव है उनको शामिल करते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस पे ये शर्त नहीं थोपी जाती है कि आप क्या करिए, फसल भी लीजिए, साथ में पेड़ भी लीजिए और साथ में पशु भी शामिल कर लीजिए, ये शर्त नहीं थोपी जाती है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में इनका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, नेचुरल फार्मिंग में इनका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, प्राकृतिक खेती में इनका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको यह नहीं बोला जाता है कि बाहर से इनपुट मत डालो, कार्बनिक खेती में यह नहीं बोला जाता है
बाहर से इनपुट मत डालो। वहां बस ये बोला जाता है कि इनपुट ऑर्गेनिक होना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग में बाहर से इनपुट को मिनिमाइज किया जाता है, यानी लागत को कम से कम किया जाता है। जितनी कम हो सकती है उतनी लागत क्या करो, कम करो। और उसके बाद तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी आ गया था, है ना, शून्य लागत प्राकृतिक खेती, जिसमें तो ये बोला गया कि इनपुट्स भी सारे कहां पे तैयार करिए, अपने ही खेत में सारे इनपुट्स है वो तैयार करिए। तो भाई ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का एक देसी सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया, ताकि आपके नेचुरल फार्मिंग समझ में आए। क्योंकि जब हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के दौरान नेचुरल फार्मिंग जब पढ़ाया जाता था, तो हम ज्यादा रिसर्च तो करते नहीं थे भाई, ज्यादा अपनी तरफ से तो कुछ पढ़ते नहीं थे, तो वो गूंगे होके बैठे रहते थे। हमें तो ये लगता था ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये नेचुरल फार्मिंग है। लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, आपके ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब हम बात करेंगे स्टार्ट यहाँ पे पढ़ने के हिसाब से। देखो सबसे पहले तो मैं वो डेफिनेशन दूंगा जो लेटेस्ट डेफिनेशन नीति आयोग की है। भाई हमें लिखने के हिसाब से सबसे पहले इंट्रोडक्शन परिचय लिखना होता है। मैंने पिछली बार भी बताया था, ऊपर इंट्रोडक्शन टाइटल नहीं डालना है, परिचय टाइटल नहीं डालना है, बस आपको क्या है लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो भाई, नेचुरल फार्मिंग इज लास्ट में अपना डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग, यानी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में डिफरेंस की बात करेंगे। वहां पे इन सब बातों पे बात करेंगे कि हम बल्कि मैन्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं, नेचुरल में नहीं करते हैं। बाहर से आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं या जो जैव उर्वरक डालते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में डालते हैं, नेचुरल फार्मिंग में नहीं डालते। ये सब लास्ट में, ये तो मैंने आपको शुरू में ऐसे बताया ताकि आप नेचुरल फार्मिंग पढ़ें तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो क्लियर रहे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में ये डिफरेंस है। चलिए, तो नीति आयोग, भाई नीति आयोग ने जो हमारे यहाँ नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन दी है उसकी अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और साथ में मेंशन करना है रेफरेंस, यानी ये डेफिनेशन आप लिख किसकी रहे हो, तो नीति आयोग की डेफिनेशन है वो लिख रहे हो। अब जब अपने नीति आयोग की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो फिर और किसी की डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। एफएओ की भी लिख सकते हैं हम, यूएसडीए की भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है उसका सबसे ज्यादा जो काम हुआ वो जापान और इंडिया में हुआ है, तो हमें इंडिया के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन लिखे ना। Natural farming is a chemical-free traditional farming method. It is considered as an agroecology-based diversified farming system which integrates crop, tree, and livestock with functional biodiversity. प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त पारंपरिक खेती पद्धति है, रसायन मुक्त है और पारंपरिक खेती की पद्धति है। इसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविधता पूर्वक खेती प्रणाली माना जाता है। देखो कितना क्लियर है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है, यानी कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविधता पूर्ण खेती है। जो हमारी स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी है, जैसे मान लो कि मेरा खेत जहां है वहां की स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी है, आपका खेत जहां है वहां की स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी है, उसके अनुसार विविधता रखेंगे अपने खेत में। विविधता का मतलब नाना प्रकार के पौधे, पशु और पेड़ है वो शामिल करेंगे और इनके बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविधता पूर्वक खेती प्रणाली माना जाता है, जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकत्रित करता है या इनका एकीकरण करता है। एकत्रित करती है या एकीकरण करती है। तो ये होगी भाई आपकी नीति आयोग की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि ये एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है, यानी एक पारंपरिक खेती है और इसके अंदर अपने क्या करते हैं, रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी के अनुसार विविधता को शामिल करते हैं। इस विविधता में हमारी फसलें भी होती है, पेड़ भी होते हैं और पशु भी होते हैं, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद हम एक कॉमन जो डेफिनेशन जो और ज्यादा आपको क्लियरिटी दे उसको लिख देते हैं, ताकि ये ऊपर लिखी गई डेफिनेशन को टेक्निकली सपोर्ट है वो मिल जाए। अगर 125 शब्दों में लिखने की बात हो तब सोच सकते हैं ऐसा, है ना, बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं क्योंकि जीएस में है ये। प्राकृतिक खेती चलो पहले इंग्लिश में, नेचुरल फार्मिंग इज ए सिस्टम वेयर द लॉ ऑफ नेचर आर अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। प्राकृतिक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रकृति के नियमों को कृषि पद्धतियों पर लागू किया जाता है। ये नेचर में बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करता है, यानी बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है, उसी के अनुसार चलता है, उसी के फ्लो में चलती है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हो सकता है थोड़ा बैड इंपैक्ट दे दे,
बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं देती है, थोड़ा इंपैक्ट कर सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो थोड़ा स्थानीय पारिस्थितिकी में हस्तक्षेप कर सकती है, यानी थोड़ा उसको नुकसान कहीं ना कहीं कर सकती है। ये बिल्कुल भी नहीं करती, ये उसके रूल से ही चलती है। प्रकृति जो है, नेचर है, उसके रूल से चलने वाली फार्मिंग होती है। ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में। This method works along with the natural biodiversity of each farmed area, encourages the complexity of living organism, both plants and animals that shape each particular ecosystem to thrive along with food plants. Natural farming build on naturals or ecological process that exist in or around farms. Sorry, एग्जिस्ट है, एग्जिट नहीं है, एग्जिस्ट इन और अराउंड फार्म। देखो कितना बिल्कुल क्लियर किया गया है। यह विधि प्रत्येक खेती वाले क्षेत्र की प्राकृतिक जैव विविधता के साथ काम करती है। भाई जो जैसा एरिया है वहां जैसी प्रकृति है, जैसी जीव विविधता है, उसके साथ काम करती है, मतलब उससे अलग नहीं चलती है। भाई प्रकृति में तो कुछ और है और हम कुछ नया उगाने जा रहे हैं। जो जीवित जीवों में जैसे पौधे और जानवरों दोनों का जटिलता को प्रोत्साहित करती है, यानी दोनों के संबंध को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। यह विधि प्रत्येक खेती वाले क्षेत्र की प्राकृतिक जैव विविधता, लोकल जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के साथ काम करती है। जो स्थानीय बायोडाइवर्सिटी है ना, उसके साथ ये काम करती है। जो जीवित जीवों में पौधे और जंतु आएंगे तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करती है, यानी दोनों के रिलेशन पे काम करती है। जो खाद्य पौधों के साथ मिलकर प्रत्येक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देती है। अब देखो ये ऐसा है कि ऐसा नहीं कि एक नई परिस्थिति पैदा करने की कोशिश करती है, जैसी वहां है परिस्थिति उसके अंदर ही बस ऐसा है कि मानव उपयोगी पौधे ले आते हैं, यानी जैसे फूड ग्रेन है वो ले आते हैं, खाद्यान्न ले आते हैं, मानव उपयोग। बस फर्क इतना है कि जंगल में क्या है, जो हमारे काम की वनस्पति है वो भी लगी हुई है, नहीं है वो भी लगी हुई है, लेकिन यहां पे सिर्फ काम की लगी है। फर्क इतना है, लगी प्रकृति के अनुसार ही है। तो इसने क्या बोला, जो खाद्य पौधों के साथ मिलकर प्रत्येक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को एक आकार दे देती है। प्राकृतिक खेती प्राकृतिक या पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। जो खेतों में हमारी पारिस्थितिकी है वो, या हमारे खेत के आसपास की पारिस्थितिकी है, उसके अनुसार ये क्या करती है, काम है वो करती है। कुछ नया करने की कोशिश है वो नहीं करती है। कुल मिला के ये पूरी का पूरा क्या है, नेचर के फ्लो में चलने वाली खेती होती है। तो ये दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जिससे आपको पहली डेफिनेशन का टेक्निकल सपोर्ट है वो मिल सकता है। शब्द का मैं तो सिर्फ ऊपर वाली लिखें। जब आप ये लिख देते हैं कि नीति आयोग की ये डेफिनेशन है तो वो बहुत बढ़िया हो जाता है। रेफरेंस हमेशा ही क्या है, आपके इंप्रेशन को बढ़ाने का काम है वो करेगा। जो रेफरेंस देते हो ना वो मतलब एग्जामिनर पे इंप्रेशन डालता है, भाई इसने क्या है बढ़िया डेफिनेशन का कलेक्शन किया है। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग, यानी जो प्राकृतिक खेती है उसकी अवधारणा क्या है। भाई हर जगह हिंदी लिखी है, इसका लिखना दिमाग से निकल गया, आप लिख लेना। कॉन्सेप्ट बोले तो अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती की अवधारणा क्या है। अब हमें अवधारणा बहुत लंबी नहीं खींचनी है, हमारे पास शब्दों की लिमिटेशंस रहेगी, तो हम इतने में ही अवधारणा पूरी कर देंगे, इतने में ही अवधारणा पूरी कर देंगे। देखो अवधारणा क्या है, नेचुरल फार्मिंग इज ए केमिकल फ्री फार्मिंग सिस्टम rooted in India tradition, enriched with the modern understanding of ecology, resources, recycling and on-farm resources optimizations. प्राकृतिक खेती भारतीय परंपरा में निहित एक रसायन मुक्त खेती प्रणाली है जो पारिस्थितिकी, संसाधन पुनर्चक्रण, खेत पर संसाधन अनुकूलन की आधुनिक समझ से समृद्ध है। भाई देखो खेती तो पारंपरिक है, लेकिन इसमें जो थॉट है ना वो मॉडर्न है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही पिछड़ी हुई है, इसे आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, तो इसमें आधुनिक समझ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। भाई आप इसे ट्रेडिशनल मतलब ऐसे ना, ट्रेडिशनल का मतलब ये ना समझे कि पिछड़ी हुई है। पारंपरिक खेती है लेकिन पिछड़ी हुई नहीं है, इसमें आधुनिक समझ भी है, आधुनिक जरूरतें भी समावेश है। ठीक है, it is considered as a agroecology based diversified farming system which integrate crops, tree and livestock with functional diversity. इसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित, जैसी जहां की कृषि है ना, कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविधतापूर्ण खेती प्रणाली माना जाता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन पे काम करती है, जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकत्रित करती है। मतलब जो फसल है, पेड़ है, पशु है, उनका इंटीग्रेशन करके चलती है।
Yeah, next, it is largely based on on-farm biomass recycling with major stress on biomass mulching, use of on-farm cow dung urine formulations, maintaining soil aeration and exclusion of all synthetic chemical inputs। देखो इस लाइन के अंदर पूरी की पूरी नेचुरल फार्मिंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। यह मुख्य रूप से खेत पर जो बायोमास है उनके चक्रण पर आधारित है, यानी जो भी क्रॉप रेजिड्यूस है, जो भी पौधे हैं उनका रेजिड्यूस है, जो भी एनिमल रेजिड्यूस है, उन्हीं की रिसाइकलिंग पर क्या है ये निर्भर है। और आपको पता है मैंने क्या बोला कि नेचुरल फार्मिंग में आप बल्क मैन्योर्स नहीं डालते हैं, यानी बाहर से कंपोस्ट या एफआईएम नहीं डालते हैं, प्लस आप बायो फर्टिलाइजर भी नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि खेत पे जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें से काम की चीज आपने खा ली, बाकी जो है ना वो सारे का सारा रेजिड्यूस वहीं पे रहेगा और उसी की रिसाइकलिंग होनी है। तो सारा न्यूट्रेंट किससे मिलता है? रिसाइकलिंग से मिलता है। फसल को, मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है? पूरे का पूरा रिसाइकलिंग। तो बायोमास रिसाइकलिंग पे आधारित है, सबसे मेन चीज है ये, बायोमास रिसाइकलिंग पे आधारित है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है ना, बहुत बड़ा डिस्क्राइब करके लिखने का अवसर नहीं है, तो हमें छोटे में लिखना पड़ेगा, जिसमें बायो मल्चिंग शामिल है। भाई मल्चिंग कर दो, एक तो वो नमी को क्या करेगी? सुरक्षित, मिट्टी को नहीं कटने देगी, है ना, मॉइस्चर कंजर्वेशन करेगी, मिट्टी को नहीं कटने देगी, और वो मल्च ही नीचे नीचे क्या होती रहेगी? डिग्रेड है वो होती रहेगी, यानी खाद है वो बनती रहेगी। तो मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खेत पर गाय के गोबर मूत्र के फॉर्मुलेशन का उपयोग, अब जीवो अमरता है, बीजो अमरता है, वहां पे अपने इसका उपयोग करते हैं, गौमूत्र और उसके साथ कई चीजें और अपने लेकर। तो वो क्या करेगी? जनरली क्या है, मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहां पे काम करेगा, है ना। तो खेत पर गाय के गोबर मूत्र के फॉर्मुलेशन का उपयोग। नेक्स्ट है मिट्टी में वायु संचार बनाए रखना, मिट्टी में वायु संचार बनाए रखना, क्योंकि मृदावातन है वो बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें जो जैविक खेती के 4 टायर है, 4 जो टायर है या 4 पिलर है, उसमें एक जीवा अमरता है, एक बीजो अमरता है, एक मृदावातन है और एक मल्चिंग है। तो ये चारों जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, और सभी सिंथेटिक रसायन इनपुट्स को बाहर रखा, आप दूर रहिए। सिंथेटिक है उनको क्या है? दूर रखा जाता है। क्लियर है? चलिए, नेचुरल फार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन परचेज इनपुट्स। जो इनपुट्स है ना ये इसको मिनिमाइज करती है। इनपुट्स पे तो खर्चा करें ही मत, और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो कहती है कि आपको इनपुट्स बाहर से लेना नहीं है, जो भी इनपुट्स ये आपको अपने खेत में ही तैयार करना है। इट इज कंसिडर्ड एज ए कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस विद द स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट्स। देखो भाई, अगर अपने बात करें, इसे रोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ाने की गुंजाइश के साथ एक लागत प्रभावी खेती पद्धति माना जाता है। इस पे इनपुट पे कॉस्ट कम होती है। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कॉस्ट ज्यादा लगती है और नेचुरल फार्मिंग के अंदर कॉस्ट क्या लगती है? हमेशा कम लगती है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में आप इनपुट्स नहीं खरीद रहे हैं ना, आप इनपुट कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज कर रहे हैं, यानी आगत है उसकी लागत को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं या लगा ही नहीं रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो आप लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं? कॉस्ट है वो लगा सकते हैं और लगाते ही हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की कॉस्ट हमेशा ज्यादा आती है कार्बनिक खेती की, नेचुरल फार्मिंग की कॉस्ट बहुत कम होती है। इसलिए लास्ट लाइन ये बोल रही है कि इट इज कंसिडर्ड एज ए कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस विद स्कोप फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट्स। इसे रोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ाने की गुंजाइश के साथ एक लागत प्रभावी खेती पद्धति है वो माना जाता है। तो भाई हमने क्या है इस पैराग्राफ के अंदर है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब देखो, अभी तक जो मैंने बताया है उसमें आप एक चीज ध्यान देना, नीति आयोग की डेफिनेशन लिखो और दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो। अब इस डेफिनेशन को सपोर्ट देने वाली जो डेफिनेशन थी वो मैंने इसलिए लिखी ताकि ऊपर वाली बात न याद रहे। तो कई बार आप अपने दिमाग से कुक करके डेफिनेशन लिखते हैं तो वो डेफिनेशन तैयार कर पाओ। जैसे आप बीएससी एमएससी में करते थे, आपको ज्ञान एक लाइन का होता था और उस ज्ञान को इतना लंबा करके पेपर में छापते थे कि एग्जामिनर भी घूमने लगता था, भाई इतनी बातें तो मेरे को ही नहीं पता जितनी इस भाई को पता है। तो लेकिन उतना तो नहीं लिखना है, लेकिन बातें क्लियर होना आपके दिमाग में जरूरी था। कॉन्सेप्ट अवधारणा होगी। अवधारणा की बात अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आती है हिस्ट्री ऑफ नेचुरल फार्मिंग। देखो, अगर सीधा नेचुरल फार्मिंग के बारे में लिखना आ गया तब तो आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है।
वो 2 लाइनें कौन सी है मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ये आ गया, राइट डाउन द व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तब आपको थोड़ी सी नेचुरल फार्मिंग की हिस्ट्री है फिर वो लिखनी पड़ेगी। अगले ने 125 में 2 ही बातें पूछी, एक तो नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन और एक हिस्ट्री पूछी। पूछ सकता है ना, एग्जामिनर है, उसकी मर्जी है, हम थोड़ी रोक सकते हैं। चलिए, हिस्ट्री ऑफ नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती का इतिहास। हालांकि चांसेस कम है हिस्ट्री के बारे में, फिर भी सारी 5 लाइनें हैं, जिसमें से 2 लाइनें तो आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्वेश्चन आए, 25 शब्द का क्वेश्चन आए तब ये नहीं लिखेंगे, बाकी 125 वाले में तो लिखेंगे। देखो, हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है 1930 से 1930 के अंदर से, है ना। मोकोची ओकोडा एक जैपनीज थे, ओ बड़ा लिखना है भाई, मोकोची ओकोडा एक जैपनीज थे, ध्यान रखिएगा। मोकोची ओकोडा कंसीव्ड नो फर्टिलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम, नो फर्टिलाइजर्स फार्मिंग सिस्टम, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना भाई, नो फर्टिलाइजर फार्मिंग सिस्टम। 1930 में मोकोची ओकोडा ने बिना खाद वाली खेती प्रणाली की कल्पना की थी, बिना खाद वाली। तो यहां इसके ब्रैकेट में इंग्लिश में जरूर लिख देना, क्योंकि इसको हम नो फर्टिलाइजर फार्मिंग ही कहते हैं। कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तब भी ध्यान रखना है। 1930 के दशक की बात है, वैसे एक्चुअली ये 1935 है, ठीक है। अगर ये ध्यान एक्चुअलिटी पे जाना हो तो यहां पे 1930s लिखना था, 1930 के दशक में, है ना, 1930 के दशक में। तो मोकोची ओकोडा एक जैपनीज थे, लिखना चाहो तो लिख देना, जिन्होंने नो फर्टिलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम है वो दिया था, यानी बिना खाद वाली खेती प्रणाली की परिकल्पना है वो की थी। बिना खाद वाली, खाद की वजह उर्वरक, बिना उर्वरक भाई, फर्टिलाइजर है, बिना उर्वरक, बिना उर्वरक लिख देना, बिना उर्वरक वाली खेती की प्रणाली की कल्पना की थी, ठीक है। वास्तव में तो नेचुरल फार्मिंग यहीं से स्टार्ट हुआ था। इस बात में आपसे पूछ ले, नेचुरल फार्मिंग है वो कहां से स्टार्ट हुआ था? नो फर्टिलाइज फार्मिंग से स्टार्ट हुआ था। अब आपसे पूछ ले फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, तो मोकोची ओकोडा शब्द यूज नहीं करना है। मोकोची ओकोडा की जो फार्मिंग है वो नो फर्टिलाइजर फार्मिंग है। कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि नो फर्टिलाइजर फार्मिंग है वो किसने दी थी, तो वो मोकोची ओकोडा ने। और फादर ऑफ नो फर्टिलाइज फार्मिंग भी किसे कहते हैं? मोकोची ओकोडा को कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, वैसे तो बहुत सारी बातें आती है, इतनी हिस्ट्री सारी निकाल के अपने को क्या करना है। 1951 के अंदर, है ना, न्यूमैन टर्नर मेंशन अबाउट यूज ऑफ कवर क्रॉप्स, नो टिलेज, नो वीडिंग्स, नो फर्टिलाइजर्स, नो कंपोस्ट, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट। 1951 में न्यूमैन टर्नर ने कवर फसलों का उपयोग बिना जुताई, बिना निराई, बिना उर्वरक, बिना खाद, बिना कीटनाशक और उर्वरता प्रबंधन के बारे में बताया। बोले ये सब करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम बेहतरीन खेती कर सकते हैं। तो वो लगभग क्या थी? नेचुरल फार्मिंग थी। वो लगभग क्या थी भाई? नेचुरल फार्मिंग थी, प्राकृतिक खेती थी। इन 1980 1980 के अंदर मुसानबो फुकाका, मुसोनबो फुकुआका, मुसोनबो फुकुआका, ये जैपनीज थे। प्रपोज नेचुरल फार्मिंग, इन्होंने प्राकृतिक खेती का प्रस्ताव रखा। तो प्राकृतिक खेती के जनक किसे माना जाता है? मुसोनबो फुकुआका को माना जाता है। 1980 में मुसोनबो फुकुआका ने प्राकृतिक खेती का प्रस्ताव रखा। तो फादर ऑफ जो नेचुरल फार्मिंग है ना, वो मुसोनबो फुकुआका को कहते हैं। अब उसके बाद इन इंडिया नेचुरल फार्मिंग कॉल्ड एज ऋषि खेती बाय प्रताप अग्रवाल। भारत में प्राकृतिक खेती को प्रताप अग्रवाल ने ऋषि खेती के नाम से जाना था। किस खेती के नाम से जाना था? ऋषि खेती के नाम से जाना था। किस खेती के नाम से जाना था? ऋषि खेती के नाम से जाना था। भाई ऋषि खेती है ना, ऋषियों के द्वारा की जाने वाली खेती है, ठीक है। ये किसने बोला था? प्रताप अग्रवाल ने। फिर सुभाष पालेकर, सुभाष पालेकर आप जानते ही हो महाराष्ट्र के थे, फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी शून्य लागत प्राकृतिक खेती के जनक कहते हैं। तो सुभाष पालेकर डेवलप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड इंसिस्ट सॉइल फर्टिलिटी एंड अपोज यूज ऑफ द एक्सटर्नल इनपुट्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर। सुभाष पालेकर ने
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग विकसित किया और मिट्टी की उर्वरता पर जोर दिया। बाहरी इनपुट या सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग का विरोध किया था, है ना। और इन्होंने किसी भी इनपुट्स को खरीदने की बात नहीं की। इन्होंने कहा सारे इनपुट्स अपने खेत में ही तैयार होते हैं, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। इन 2020 में कर्नाटका 2000 acre converted to zero budget natural farming, followed by Maharashtra, Andhra Pradesh and entire Himachal Pradesh on 2022। 2020 में कर्नाटक ने अपना 2000 एकड़ जमीन है उसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट किया। इसके बाद ये काम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा पूरे हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश की गई थी, ठीक है, 2022 के अंदर। तो ये हिस्ट्री से संबंधित हमारी कुछ बातें हैं। चलिए अब अपने बात करें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर नेचुरल फार्मिंग। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती क्या है एंड इट्स बेनिफिट्स, इसके लाभ क्या है। प्राकृतिक खेती क्या है और इसके लाभ क्या है। तो लाभ भी लिखने तब तो लाभ की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग एंड राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती क्या है और इसके उद्देश्य है वो लिखिए। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती क्या है, इसके सिद्धांत क्या है। चौथा क्वेश्चन आपका बन सकता है व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग एंड राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती क्या है और इसके इतिहास के बारे में बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन आपके लास्ट में और बन सकते हैं, पहले उनको सबको क्लियर कर लेते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के उद्देश्य और लक्ष्य, यानी उद्देश्य क्या है। अब जिस तरह से हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं और शुरू में थोड़ा बहुत हमने चर्चा कर लिया, उस हिसाब से आपको उद्देश्य तो पता लग गए होंगे। भाई पारिस्थितिकी संतुलन रखना है, सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखना है, इकोसिस्टम है उसको क्या है मजबूत बनाना है, प्रोडक्ट में क्वालिटी लाना है, ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, ये सब उद्देश्य होते हैं। कम लागत पे अच्छा उत्पादन करना है, छोटे किसानों का सामाजिक आर्थिक स्तर सुधारना है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं भी आते तो अपने मन से भी कुछ मनगढ़ंत तैयार कर सकते हो आप, लेकिन आपके सामने है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक। प्रिजर्व नेचुरल फ्लोरा एंड फ्यूना, प्राकृतिक वनस्पति और जीवों को सुरक्षित करना। भाई आप डाइवर्सिटी ले रहे हैं तो सुरक्षित कर रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत लगेगा। रिस्टोर सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी एंड सॉइल बायोलॉजिकल लाइफ, मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता तथा मिट्टी की जैविक जीवन को बेहतरीन करना। भाई मिट्टी को जीवित बना के रखना, कुल मिला के बात यह है। अब आप सोचते हो यार मिट्टी तो मिनरल्स है, उसको जैविक कैसे मतलब जीवित कैसे बना सकते हैं। मिनरल्स के अलावा ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव भी तो है, तो उन सूक्ष्म जीवों को ही तो बनाए रखना है, उनकी ही तो क्रियाशीलता को क्या करना है, बढ़ाए रखना है। भाई मेंटेन डाइवर्सिटी इन क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में विविधता को बनाए रखना है, फसल उत्पादन में विविधता को बनाए रखना है, ठीक है, डाइवर्सिटी को बनाए रखना है। एक चीज करते हो ना तो वो एक चीज पे कभी मार पड़ जाती है। कहने का मतलब फसल लगा रहे हो तो फसल लगा रहे हो तो आप पूरी इकोसिस्टम को ही बदल रहे हैं। कल को फसल डैमेज हो जाती है तो आपके पास कोई दूसरी चीज हाथ में नहीं होती है। इकोलॉजी को हमें डैमेज नहीं करना है। अरे भाई इस धरती का आधार ही डाइवर्सिटी है, जितना डाइवर्सिटी को खत्म करोगे उतना ही मरोगे, है ना। आप एक मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं, ये सऊदी वाले जो है दुबई वगैरह, इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिटी इकट्ठी कर ली अपने यहाँ, है ना। कोई भी आया, मेसी को है ना बुला लिया इन्होंने, रोनाल्डो को बुला लिया, भारत के सलमान खान, शाहरुख खान, है ना, वो फिर बाबा जी आजकल खूब प्रचलित हो रहे हैं, उनको बुला लिया, वो बताते हैं ना भविष्य बताते, जो भी बताते हैं। आजकल 2 युवा से बाबा है वो बहुत प्रचलित है, नाम नूम तो मुझे नहीं पता, तो उनको बुला लिया तो उन्होंने क्या है ग्रोथ कर ली, है ना। अब सीरिया क्या है, सीरिया एक ही चीज पे चला कि सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, अगर एक मोहल्ले में अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग हैं ना तो वो मिलजुल के रहेंगे तो बहुत बढ़िया सिस्टम चलेगा। लेकिन जब एक ही समुदाय के लोग उस पूरे मोहल्ले में इकट्ठा हो जाएंगे तो वो किसी दिन इतने खतरनाक लड़ेंगे कि मोहल्ले को ही तबाह कर देते हैं वो। आप देख लो, कहीं का भी एग्जाम्पल देख लो, इंसान की प्रवृत्ति है लड़ना। देखो इंसान को लड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना भाई। पहले सबसे पहले वो देखता है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, लड़ लेते हैं।
जब सारे हिंदू बच जाते हैं तो फिर वो जाति निकालते, जाति के हिसाब से लड़ते हैं। भाई मैं यादव हूं, मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं, मैं ऐसी हूं, तो फिर वो लड़ने लग जाते हैं। चलो ठीक है, अब वो जाति एक कर दो उनकी वहां पे सबकी, तो फिर वो गोत्र के हिसाब से लड़ने लग जाएंगे। गोत्र एक कर दो, फिर वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से लड़ने लगे। उनको तो लड़ना ही है। तो एक चीज जो होती है वो तो मानव की प्रवृत्ति है, लेकिन एक चीज होती है ना, वहां विनाश होता है। डाइवर्सिटी होती है, वहां पे ग्रोथ होती है। तो पूरी धरती किस पे टिकी हुई है? डाइवर्सिटी पे टिकी हुई है। पूरी धरती है वो किस पे टिकी हुई है? डाइवर्सिटी पे टिकी हुई है। इस चीज का ध्यान रखना। आपको क्या लगता है सारे मुस्लिम एक जगह इकट्ठे हो जाएं, सारे हिंदू एक जगह इकट्ठे हो, आपस में नहीं लड़ेंगे? अरे खूब लड़ेंगे वो। चलो वो तो दूर की बात है। अब मुझे ज्यादा जातियों का नहीं पता, मुस्लिम की एक जाति इकट्ठी हो जाए, या मुस्लिम मुस्लिम इकट्ठे हो गए तो वो शिया सुन्नी करने लग जाएंगे। हिंदू एक जगह इकट्ठे हो, मान लो यादव यादव इकट्ठे हो गए, जाट जाट इकट्ठे हो गए, तो आपस में और किसी कारण से लड़ने लग जाएंगे, गोत्र से लड़ने लग जाएंगे, अपनी मान्यताओं के हिसाब से लड़ने लग जाएंगे। तो वो चीजें मैटर नहीं करती जो मैंने एग्जांपल दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर डाइवर्सिटी होगी ना तो ग्रोथ अच्छी होती है। डाइवर्सिटी होती है तो हमेशा ही ग्रोथ अच्छी होती है। ऐसा ही प्रकृति में है भाई, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही मामला सुरक्षित है। ठीक है, उतनी ही धरती अच्छी लंबी चलेगी। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, लाइट, एयर, वाटर एटसेट्रा। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना है। दोहन नहीं, शोषण नहीं करना है भाई, उपयोग करना है, शोषण नहीं करना है। भाई देखो, एक तो ये है, गाय जितना दूध दे रही है उतना ले लो भाई। ठीक है, वो खुशी खुशी जितना दूध दे रही है ना, आप उससे प्यार करते हुए और वो आपसे प्यार करते हुए, ठीक है, बढ़िया काम चल रहा है ना, स्नेह भी रहेगा। अब बेचारी दूध नहीं दे रही, आप इंजेक्शन ठोक रहे हो, इंजेक्शन बंद करवा दिए तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है, वो दवाई ढूंढ ली, तो वो शोषण हो जाता है। आपको कुशल उपयोग करना है ना, कुशल उपयोग करना है प्राकृतिक संसाधनों का, ये ऑब्जेक्टिव है। प्रमोट नेचुरल बेनिफिशियल इंसेक्ट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इन सॉइल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और कीटों और रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए मिट्टी में प्राकृतिक लाभकारी कीटों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रमोशन ऑफ लोकल ब्रीडिंग फॉर लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन, पशुधन एकीकरण के लिए स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देना है, विदेशी मत ले आना, है ना। वो पहले लोगों ने क्या किया, बीच में दौर चला था विदेशी नस्लों का भारत में, तो ले आते थे जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, बोले दूध बहुत देती है, 35 लीटर देती है, 40 लीटर देती है। फिर उसके लिए ऐसी मेंटेन करना पड़ता था, ये मेंटेन, एक आधा जानवर बेचारा मर जाता था तो फार्मर के बड़ा नुकसान होता था। जब टोटली देखते थे तो बेनिफिट नहीं, नुकसान ही है। देसी गायों की, देसी गाय लोकल इकोलॉजी की है भाई, उसको जितनी गर्मी पड़ती है वो सहन कर लेती है, जितनी ठंड पड़ती है उतनी सहन, उसको स्पेशल केयर की जरूरत नहीं होती, जल्दी से बीमार नहीं होती है, प्रोडक्ट जो देती है उसमें क्वालिटी होती है। तो नेचुरल इकोलॉजी की जो ब्रीड है ना, वही आप इसमें शामिल करें। यूज ऑफ, विदेशियों पे भरोसा ना दिखाएं। यूज ऑफ नेचुरल लोकल रिसोर्सेज बेस्ड इनपुट, प्राकृतिक या स्थानीय जो संसाधन आधारित इनपुट्स है ना, उनका उपयोग करें। रिड्यूस इनपुट कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन की इनपुट लागत को कम करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लागत को कम करता है। इंप्रूव इकोनॉमिक्स ऑफ फार्मर्स, किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार करता है। भाई आपकी घर की सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, बढ़िया क्वालिटी के साथ पूरी कर रहा है, आपको घर पे भी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। भाई रसायन था नहीं, ऐसा उत्पाद आप सारे का सारा खेत में प्रोड्यूस करके खा रहे हैं, सारा ही खा रहे हैं खेत में प्रोड्यूस, क्योंकि खेत में विविधता है। आपको अनाज चाहिए, खेत में प्रोड्यूस हो रहा है, दाल चाहिए, खेत में हो रहा है, तिलहन चाहिए, खेत में हो रहा है, दूध उत्पादन, पशु है, दूध चाहिए तो दूध, कोई अंडा खाता है तो आपने मुर्गियां रख रखी है, कोई मांस खाता है तो मांस आप वहां पे पशु आपने रख रखे हैं, कोई मछली खाता है तो मछली पालन भी वहां पे चल रहा है। तो सारी जरूरतें आपकी पूरी होगी, सिर्फ एक खर्चा बचा एजुकेशन का, बस वही करना है आपको। मेडिकल का करने की जरूरत नहीं, इतना शानदार मामला खाओगे, मेडिकल की जरूरत कहां पे, कभी कभार तो जरूरत पड़ती है। तो नेचुरल फार्मिंग है वो आपके घर के भी खर्चे कम करती है, खेत की लागत कम नहीं करती है, घर के भी खर्चे क्या है, कम करती है। सिर्फ एजुकेशन के अलावा और कपड़ों के अलावा आपकी कोई लागत नहीं रहती है जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत। अब प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं चलना है भाई, सिद्धांत है, सिद्धांत के जितने भी फायदे गिनवाए जा सकते हैं उतने गिनवाए जा सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट आउट करने हैं, क्योंकि इतना हमारे पास टॉपिक उस पार्ट में है ही नहीं कि हमें बहुत कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। पहला प्रिंसिपल है अडॉप्शन ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड एग्रीकल्चर, विविध फसल प्रणाली आधारित कृषि को अपनाना है।
डाइवर्सिटी को अपनाना है, सीधी सीधी बात है, पहला प्रिंसिपल है। और डाइवर्सिटी के बहुत सारे फायदे होते हैं, पीछे ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी मैंने आपको बताया था, है ना। पशु है, उनके जो अपशिष्ट है वो क्रॉप के लिए इनपुट्स बन जाते हैं, क्रॉप के रेजिड्यूस खेत में मल्चिंग का काम करते हैं, पशुओं की चराई के लिए है वो काम करते हैं। पेड़ लगा देते हो, है ना, तो पेड़ों के और फसलों के बीच में इंटरेक्शन होता है, पेड़ों से जलाने की लकड़ी मिल जाती है, पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए मिल जाती है, इनकी पत्तियां खेतों में ग्रीन मैन्योर का काम करती है। तो इससे बड़े इंटरेक्शंस है वो आपस में बनते हैं यहाँ पे। तो इनको यहाँ पे शब्द सीमा के हिसाब से और समय सीमा के हिसाब से मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ। रिसाइकलिंग ऑफ नेचुरल अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इन फील्ड। देखो भाई, हमें जो प्राकृतिक रूप से खेत में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, खेत में जो भी हमारे खेतों के अपशिष्ट वगैरह है, पशुओं के एक्सक्रीट है, मल मूत्र वगैरह है, तो उसको क्या करना होता है, उसको पुनर्चक्रण करना होता है, मतलब उन्हीं से अपने को पोषक तत्व खेत में बनाए रखने। आप सोचो, प्रकृति में आप फॉरेस्ट एरिया में जाओ, कितने बड़े बड़े जंगल है, उन जंगलों में कौन भाई फर्टिलाइजर देने जाता है, कौन पेस्टिसाइड देने जाता है, लेकिन कितना बायोमास पैदा कर रहे हैं। तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं भाई, तो वहां वही रिसाइकलिंग चलता है नेचुरली। जो जंगली प्रकृति चल रही थी उसको हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिक मतलब कर दिया है भाई। वहां भी तो इतना बायोमास पैदा होता है, हमारे खेत में बिना केमिकल की क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, संभव है। तो उसी प्रिंसिपल को तो अपनाया है यहाँ पे, तभी तो इसको नेचुरल फार्मिंग बोला है, प्राकृतिक खेती बोला है, अदरवाइज प्राकृतिक खेती क्यों बोलते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ ऑन फार्म जनरेटेड बायोमास, खेत में उत्पन्न बायोमास का पुनर्चक्रण, खेत में जो भी बायोमास है उसका पुनर्चक्रण करते रहो, जो जो आपकी चीज काम की उसको उपभोग कर लो, बाकी पुनर्चक्रण, बाहर कुछ नहीं फेंकना है। यूज ऑफ लोकली डेवलप एंड रिफाइंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रोब सोर्स एज ए रॉ मटेरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चे माल के रूप में पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव, स्रोत पर आधारित स्थानीय रूप से विकसित और परिष्कृत क्रियाओं का उपयोग। भाई, आपके लोकल में जो प्रथाएं या जो प्रैक्टिस या जो क्रियाएं रिसाइकलिंग के लिए, इनपुट्स तैयार करने के लिए काम करती है, उन्हीं को अपनाना है। ऐसे नहीं कि यार इंग्लैंड में ये अपनाई जा रही थी, अपने यहां पे अपना लेते हैं, ऐसा नहीं। देखो, एक प्रकृति का नियम है, जहां पर जैसी जरूरत होती है ना, वहां पे वैसी प्रथाएं विकसित हो जाती है। तो नेचुरल फार्मिंग में यही है कि आपकी स्थानीय इकोलॉजी में क्या है, जरूरत के अनुसार जो प्रैक्टिस है वो डेवलप हो जाती है, बस उन्हीं प्रैक्टिस को आपको क्या करना होता है, अपनाना होता है। आपको रूल नहीं बनाने, लो नहीं बनाने, प्रकृति के लो में आपको चलना, ये नेचुरल फार्मिंग है। इनोवेशन प्रैक्टिस continuously evolves on the field of farmers based on the cropping pattern, local climatic condition, altitude, soil quality, severity and variability of insect and pest etc. फसल पद्धति के अनुसार, स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार, मिट्टी की ऊंचाई का एल्टीट्यूड का मतलब मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार, कीटों और कीटों की गंभीरता और परिवर्तनशीलता आदि के आधार पर किसानों के खेतों पर लगातार नवीन प्रक्रियाएं विकसित होती रहती है। यानी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ही नई क्रियाएं क्या है, विकसित, क्योंकि किसान भी तो प्रैक्टिशनर ही है, और प्रैक्टिशनर इज ए बिग साइंटिस्ट। भाई, इस दुनिया में सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन सा है, जो प्रैक्टिशनर है। जनरली अपने बीएससी करते हैं, तब जब शुरू में एडमिशन लेते हैं तब हमें लगता है कि हम किसानों से बड़े जानकार बनने जा रहे हैं। जिस दिन एक अच्छे किसान से मिलते हैं उस दिन ये लगता है कि 4 साल पता नहीं खेत कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या करके आ गए, कुछ नहीं पता किसान को। बहुत पहले तो ऐसे लगता है जाके किसानों को बोलेंगे ये करो वो करो, है ना, हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, फिर वो किसान आपको 2-4 बातें बताते हैं, तब आप सोचते हैं यार ये तो बड़ा लिटरेचर का और प्रैक्टिकली गैप है। समझ रहे हो। तो प्रैक्टिशनर है, उसको एक्चुअलिटी पता होती है। फिर आप एमएससी में जाते हो, थोड़ा फील्ड पे उतरते हो, रिसर्च सीखते हो, पीएचडी में रिसर्च करते हो, फिर साइंटिस्ट की हम अपनी औकात विकसित करते हैं। लेकिन फार्मर तो शुरू से ही प्रैक्टिशनर है भाई, तो और प्रैक्टिशनर ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है। तो जरूरत के अनुसार क्या है, प्रैक्टिस है वो डेवलप करता ही रहता है, प्रथाएं है वो विकसित करता रहता है। तो ये आपका 5वां सिद्धांत था। बस इन सिद्धांतों को पढ़िए और इन्हीं को आपको लिखना है अगर प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं तो, और ज्यादा प्रिंसिपल के चक्रों में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तोड़ मरोड़ के और नए नहीं तैयार करने हैं। अब बात आती है बेनिफिट ऑफ नेचुरल फार्मिंग, यानी प्राकृतिक खेती के लाभ क्या है। लाभ तो वही है जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से 2-4 लाभ और ज्यादा जुड़ जाएंगे, है ना। लाभ तो आप अपने तुक्कों से भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल में तुक्के नहीं लगाने, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है भाई।
चलिए, बाकी सारी चीजें आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा प्रिंसिपल पे ध्यान रखिए। प्रिंसिपल में देखो सिद्धांत जो है उनमें ही आप थोड़ी सी वही फैंकोलॉजी कर देते हो तो फिर ठीक नहीं रहता है, समझ रहे हो आप। चलिए, लाभ बात करें तो इल्ड इंप्रूव होती है, उपज में सुधार होता है, इंक्रीज फार्मर इनकम, किसानों की आय में वृद्धि होती है, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत कम होती है, इंश्योर बेटर हेल्थ, बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है, चाहे हमारा है, चाहे पारिस्थितिकी का है, चाहे मर्दा का है, चाहे हमारे घर के पशुओं का, हर एक के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। इसकी तो ये गारंटी है ना भाई, ये तो इंश्योर है, गारंटी है, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। एलिमिनेट द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल, रासायनिक के उपयोग को खत्म करता है, जो रसायनों की वजह से बीमारियां उनको खत्म करेगा। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन भी लिख सकते हो, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करता है। रिड्यूस वाटर कंजप्शन, पानी की खपत को कम करता है। रिजुविनेशन सॉइल हेल्थ, मृदा स्वास्थ्य को फिर से जीवित करता है। भाई हमने रसायन देके मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक खेती करो, हम वापस जिंदा कर देंगे उसको, है ना। रिजुविनेशन सॉइल हेल्थ यानी मृदा स्वास्थ्य को फिर से जीवित कर देंगे। लाइफ स्टॉक सस्टेनेबिलिटी, पशुधन स्थिरता भी रहेगी, पशुधनों जो है उसमें भी बीमारियां कम हो जाएगी, वो भी अच्छा खा रहे हैं, क्यों बीमार होंगे भाई। इंक्रीज रिसाइलेंस यानी लचीलापन है वो बढ़ाते हैं। लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप ये नहीं है कि भाई 30वें दिन आपको 2,4-D का छिड़काव करना, ऐसा कुछ नहीं है, लचीलेपन को बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन के लचीलेपन को भी बढ़ाते हैं। रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी एंड अदर इकोसिस्टम फंक्शन, जैव विविधता और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों को पुनर्स्थापित करने का काम होता है। ये लाभ है मोटे मोटे। लाभ को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इंट्रो में एक्सप्लेन हो गए, प्रिंसिपल में हो गए, ऑब्जेक्ट में हो गए, तो उन्हीं का तो निचोड़ निकालना था, वो क्या हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, ये इंपॉर्टेंट यहां पे बात आती है, इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो जनरली क्या है नेचुरल फार्मिंग है, उसके 4 टायर है, 4 व्हील्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। एक है बीजो अमरता, जिसे आप बीज उपचारित करते हैं। दूसरा जीवो अमरता, है ना, जीवो मर्थम जो है, जियो मृतम जो है या जियो अमरता जो है, ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ाता है। उसके अलावा आच्छादन, आच्छादन का मतलब मल्चिंग, ग्राउंड कवर। और एक है वपासा, वपासा का मतलब क्या होता है, सॉरी वापसा, 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 वापसा का मतलब क्या होता है, मर्दावातन। देखो ये है बीजोमर्तम, ये है जीवोमर्तम, ये है आच्छादन, आच्छादन का मतलब मल्चिंग, पलवार, और चौथा है वापसा। ये 4 व्हील है, इन चारों व्हील पे क्या है भाई, नेचुरल फार्मिंग है वो चलती है। ये तो फोटो है इसलिए इसमें हिंदी नहीं लिखी हुई, ठीक है, चुराई हुई है। चलिए, चुराई हुई का मतलब कहीं से ली हुई है। तो देखो भाई, ये मैंने एक बार बताया, इनका आगे एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन ये है। मैंने कहा ना 4 क्वेश्चन तो वो बन गए, 5वां क्वेश्चन आपका बन सकता है बीजोमर्ता क्या है और जीवोमर्ता क्या है, बताना पड़ सकता है ना। नेचुरल फार्मिंग के 2 मुख्य टायर है, और उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कार्बनिक खेती और जैविक खेती, सॉरी जैविक क्या, कार्बनिक खेती और प्राकृतिक खेती में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग या नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग। 6 क्वेश्चन 6 तरीके से आपको तैयार रहना है ना भाई, 6 तरीके से आपको क्या है, तैयार रहना है। तो क्वेश्चन तो सारे के सारे इसी क्लास में ही कवर हो रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 6 तरह से आपके क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बीजोमृतम। देखो बीजोमृतम क्या होता है, बीज होता है उस पर हम सूक्ष्म जीवों का कोट चढ़ा देते हैं, है ना। ये कोट गाय के गोबर और यूरिन के थ्रू चढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे इस बीज के अंकुरण में और जड़ों की वृद्धि के अंदर क्या है, प्रोत्साहन मिलता है इसको, यानी जर्मिनेशन बढ़िया होता है और ग्रोथ है वो अच्छी होती है। इन चारों व्हील से क्या होता है, यील्ड ज्यादा होती है, कॉस्ट कम लगती है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, कार्बन का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, कार्बन का एकत्रीकरण ज्यादा होगा, जो प्रकृति वायुमंडल का वाटर एब्जॉर्वेशन है, मिट्टी के द्वारा जल अवशोषण है, वो भी क्या होगा, ज्यादा। इन 4 व्हील से हमें ये मंजिल मिलेगी। इन 4 व्हील वाले ट्रैक्टर पे, सॉरी ट्रैक्टर क्या व्हीकल बोल लेते हैं, इन 4 व्हील वाले व्हीकल का नाम है नेचुरल फार्मिंग। और उस पे चलोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, हायर यील्ड, लोअर कॉस्ट लगेगी, यानी ज्यादा उपज,
कम लागत। इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, उर्वरता बढ़ेगी। कार्बन एक्यूमुलेशन, कार्बन का एकत्रीकरण ज्यादा होगा। वायुमंडल के जल का अवशोषण ज्यादा होगा। और रेजिलेंस टू क्लाइमेट शॉक्स, यानी जो क्लाइमेट की आपदाएं हैं उनके प्रति लचीलापन, मतलब आपदाएं हमारा कुछ विशेष नहीं बिगाड़ पाएगी। अब है सबसे पहले बीजामृतता। देखो बीजामृत क्या होता है। बीजामृत की बात करें तो भाई बीजामृत क्या होता है। सबसे पहले तो मैं बताता हूं बीजामृत का कंपोजिशन क्या होता है, फिर उसको तैयार कैसे करते हैं वो बात करते हैं। पहले कंपोजिशन और फिर उसे तैयार कैसे किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, पानी होगा 20 लीटर, देसी गाय का 5 किलो डंग, देसी गाय का यूरिन 5 लीटर, हिंदी में भी लिखा हुआ है, और हैंडफुल सॉइल फ्रॉम फार्म फॉरेस्ट्री, जीवित मिट्टी, एक मुट्ठी जीवित मिट्टी। आप बता सकते हैं जो जड़ क्षेत्र होता है उसे कौन सा स्पेयर कहते हैं। मैंने बहुत बार बताया है, आप अपने खेत से या जंगल से जहां मेड़ वेड़ बनी होती है वहां से ले आओ एक मुट्ठी भर के, जड़ क्षेत्र के पास से एक मुट्ठी भर के लेके आनी है मिट्टी। वो मिट्टी जो होती है ना वो जीवित मिट्टी होती है, जीवित मिट्टी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी बहुत है। उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वहां से लेके आते हैं। तो खेत या वन से मुट्ठी भर के मिट्टी लानी है। लाइम है वो 50 ग्राम, चूना है वो 50 ग्राम आपको लेना है। अब देखो करना क्या है आपको, ये तो है सामग्री, इंग्रेडिएंट्स है। अब आपको इन इंग्रेडिएंट्स का क्या करना है। टेक 5 kg ऑफ देसी काऊ डंग, 5 किलो जो गाय का गोबर है, इन ए क्लॉथ एंड बाउंड इट बाय स्मॉल रोप एज ए स्मॉल बंडल एंड हैंड इट फॉर ए नाइट 12 आवर इन 20 लीटर ऑफ वाटर। ये कह रहा है कि एक कपड़े में 5 किलो गोबर को बांध लोगे, 20 लीटर पानी में 12 घंटे यानी रात भर इसको लटका के रखोगे। ये काम कर दिया आपने, चलो भाई कर दिया। फिर आप करेंगे इन अनदर कंटेनर्स dissolves 50 grams of lime in 1 liter of water and keep it for a night। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, चलो यहां पे डायग्राम में तो नहीं है, दूसरी तरफ उसी टाइम 50 ग्राम चूना लेंगे और उसे 1 लीटर पानी में घोल देंगे और उसे भी रात भर रख देंगे। अब इन दोनों को आपने रात भर रख दिया, सुबह उठे है ना, वो माया धोया, चाय पानी पिया, चलिए भाई अगला काम करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग squeeze the cow dung in water, add handful of soil and stir wells। अब आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे अगले दिन, जो गाय का गोबर पानी में भीगा हुआ था उसको स्क्वेज कर देंगे, निचोड़ देंगे। अब निचोड़ने के बाद क्या करेंगे, इस पानी के अंदर जो भी हमारी जो चूने वाला पानी है जो आपने 50 ग्राम 1 लीटर में डाला था ना, उसके अंदर क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है ना, मतलब जो मिट्टी होती है, हैंडफुल मिट्टी लेके आए थे ना, वो अच्छी तरह से उसके अंदर क्या करेंगे, मिला देंगे। हाँ, और मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्क्वेज द काउ डंग्स इन वाटर एंड एड हैंडफुल ऑफ सॉइल एंड स्टायर पे, मतलब जो पानी है उसके अंदर आप क्या करेंगे, ये जो 20 लीटर पानी है इसमें लाइम वाटर भी मिला देंगे, चूने वाला पानी भी मिला देंगे और मिट्टी है वो भी मिला देंगे और बढ़िया तरीके से घोल देंगे। अब देखो गौर करें, 20 लीटर पानी लिया, एक कपड़े में आपने 5 किलो देसी गाय का गोबर है उसको बांधा, ठीक है, रात भर इसमें लटकाए रखा, सुबह मतलब 12 घंटे, फिर इसको निचोड़ दिया। अब इसमें चूने वाला पानी भी डाल दिया और इसके अंदर आपने जो हैंडफुल मिट्टी थी वो भी डाल दी। अब बढ़िया तरीके से इसे क्या कर दिया, हिला दिया, है ना, स्टायर कर दिया। टू द सॉल्यूशन एड 5 लीटर ऑफ देसी काउ यूरिन एंड लाइम वाटर एंड स्टायर वेल। चलो चूने वाला पानी तो मैंने बता ही दिया कि चूने वाला पानी तो डाल ही दोगे, प्लस जो 5 लीटर यहाँ पे देसी गाय के मूत्र की बात चल रही थी, यूरिन की, वो भी इसमें ऐड कर दोगे। ये ऐड कर दिया, ये आपका जो बीजामृत है वो तैयार हो गया। देखो इसमें क्या किया आपने, फिर से गौर करें, 20 लीटर पानी लिया एक कंटेनर में, 5 किलो गोबर लिया देसी गाय का, उसको उसमें बांध दिया और 12 घंटे के लिए यानी रात भर इसमें लटका दिया। सुबह उठे, इसको गोबर को अच्छी तरह से निचोड़ दिया इसके अंदर, ठीक है। अब आप इसमें वो चूने वाला पानी था 1 लीटर वो भी डाल दो, जो हैंडफुल आपकी एक मुट्ठी मिट्टी थी वो भी इसमें डाल दो
और उसके अलावा जो आपने 5 लीटर यूरिन लिया था देसी गाय का वो भी इसमें डाल दिया। अब इसको बढ़िया तरीके से क्या कर दीजिए, घोल दीजिए। आपने इसको बढ़िया तरीके से घोल दिया। अब ये घुल घुला के जो मैटर तैयार हो गया वो आपका बीजो अमृता है वो तैयार हो गया है। अब जो बीज अमृत है उससे आप सीड को क्या कर देंगे, उपचारित कर देंगे भाई। इट प्रोटेक्ट सीडलिंग्स फ्रॉम सॉइल एंड सीड बोरन पैथोजन। ये जो आपने मटेरियल तैयार किया इससे बीज को उपचारित करेंगे, अंकुरण भी अच्छा होगा, जड़ों की वृद्धि भी अच्छी होगी और बीज पे सूक्ष्म जीवों का कोट भी बहुत शानदार चढ़ जाएगा। प्लस ये क्या है, कोई भी बीज जनित रोग है या मृदा जनित रोग है उससे बचाने का भी काम है वो करेगा ही करेगा। क्लियर है स्टूडेंट यहां पे? चलिए उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है जीवो अमृता। जीवामृता क्या होता है? जीवामृता पहले तो हम वही सामग्री की बात करते हैं, ये आसानी से तैयार हो जाता है। हालांकि मुश्किल तो उसमें भी कुछ नहीं होती। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो जड़ क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? जो जड़ क्षेत्र होता है उसकी मिट्टी को कौन सा स्पेयर बोलते हैं? राइजोस्पेयर्स। राइजोस्पेयर्स की मिट्टी लेके आनी होती है आपको। कहां की मिट्टी लानी होती है? राइजोस्पेयर्स की मिट्टी लानी होती है। चलिए जीवामृता में 200 लीटर पानी, देसी गाय का 10 किलो गोबर, देसी गाय का 10 लीटर यूरिन, जगरी गुड़ 2 किलो और पल्स फ्लोर जो होता है जैसे बेसन जिसको आप बोलते हैं, दाल का आटा 2 किलो, हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम फार्म और फॉरेस्ट। वही राइजोस्पेयर की आप क्या करेंगे, एक मुट्ठी भर के मिट्टी लाएंगे, यानी जीवित मृदा है वो लेके आएंगे। ये काम आपने किया, ये आपके इंग्रेडिएंट्स है। अब क्या करेंगे, टेक 200 लीटर ऑफ वाटर इन ए बैरल्स एंड ऐड द इंग्रेडिएंट्स 1 by 1। फर्स्ट देसी काउ डंग, followed by jaggery, pulses flour, mean basins, देसी काउ यूरिन्स एंड कलेक्टेड सॉइल। जो आपने मिट्टी ली है, एक बैरल में 200 लीटर पानी ले और उसमें एक एक करके सारी सामग्री डाल दे। सबसे पहले देसी गाय का गोबर डालें, फिर गुड़ डालें, फिर दाल का आटा डालें यानी बेसन, देसी गाय का मूत्र डालें और फिर आप उसे क्या करें, जो मिट्टी रहेगी एकत्रित मिट्टी है वो डाल दें, यानी जो कलेक्टेड सॉइल है वो डाल दें। After adding each material, stir well in clockwise। भाई जैसे आपने सारा मटेरियल डाल दिया तो घड़ी की दिशा में उसे क्या है, घुमाए। Keep the barrel in shed covered with wet jute bag। बैरल को गीले जूट के बैग से ढककर छाया में रख दे, ठीक है। Stir the prepared solution 3 times in day। हर दिन में 3 बार उसे क्या कर दे, आप हिला दे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे आपका 7वें दिन जीव अमृता तैयार हो जाएगा, जीवामृता तैयार हो जाएगा, है ना। 7वें दिन जीवामृता है वो क्या है, बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब आप इसे खेत में देते हैं तो ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ा देता है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ाएगा जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बूस्ट होती है। तो ये जीवामृता है, क्या काम करता है, इट एक्ट एज ए कैटालिस्ट एजेंट ऑफ प्रमोट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यह जैविक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी बढ़ाता है। हमने 2 टायर की बात कर ली, तीसरा टायर तो मल्चिंग है। मल्चिंग का आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन वही आप जानते ही हो कि मिट्टी के ऊपर या प्लास्टिक मल्च नहीं लेनी है, घास फूस की जो मल्च है वो। तो मल्च क्या करेगी, वाटर कंजर्वेशन करेगी, जल का संरक्षण करेगी। 2 तरीके से पानी का लॉस नहीं होने देगी, एक तो इवोपरेशन वाष्पीकरण से, दूसरा रन ऑफ बहकर, तीसरा सॉइल इरोजन को रोकेगी, मिट्टी के कटाव को रोकेगी, और चौथा अपने क्या करेंगे भाई, चौथा क्या है, ये मिट्टी डिकम्पोज होकर मिट्टी के अंदर रिसाइकल होकर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगी। तो जो भी हमारे फसल के अवशेष है उनको खेत से बाहर ले जाना ही नहीं है, वहीं रहने देना है, इनका रिसाइकलिंग है वो होता रहता है। उसके बाद मैं बात करूं वापसा। वापसा यानी मृदावातन। देखो मृदावातन अच्छा होगा तो जो वातावरण की नमी है उसका एब्जॉर्वेशन भी क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो इसके लिए हम समय समय पर उस मल्च के ऊपर एक तो जीवामृता या पानी छिड़कते रहेंगे ताकि वो क्या है, डिकम्पोजिशन है वो बेहतरीन हो जाए, है ना। यानी जो
कार्बनिक पदार्थ है वो तेजी से क्या है, ह्यूमस में बदले, तेजी से वो ह्यूमस में बदलेगा तो वातन क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो आपसे जीवामृता और बीजामृता है वो पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो नेचुरल फार्मिंग में जो चीजें बतानी चाहिए थी वो आपको बता दी। अब आपका लास्ट में बचता है डिफरेंस। वैसे मैंने डिफरेंस बता दिया था, बस राग लापने वाली बात बच गई है। भाई आपको लिखना आ जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं, एक टेबल बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल दूंगा यहाँ पे, अब कोई बड़ा खेल नहीं बचा है हिंदी इंग्लिश वाली बात का। एक तरफ हम एस्पेक्ट लिख लेंगे, कारण लिख लेंगे, मतलब किन कारणों से डिफरेंट है, कारक लिख सकते हो आप, एस्पेक्ट लिख सकते हो, कारक लिख सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है और नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो जैविक खेती, और नेचुरल फार्मिंग बोले तो प्राकृतिक खेती। नेचुरल फार्मिंग बोले तो प्राकृतिक खेती। डिफरेंस मैं क्लियर कर चुका हूं, बस मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एक्सटर्नल इनपुट, बाह्य आगत। बाह्य आगत, बाह्य आगत की बात करें तो भाई जैविक खेती में देते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हो आप, कंपोस्ट दे रहे हो, मैन्योर दे रहे हो, बायो फर्टिलाइजर दे रहे हो। नेचुरल फार्मिंग में प्राकृतिक खेती के अंदर अवॉइड करते हो, इनपुट्स है वो कम से कम देने की कोशिश है वो करते हो। बल्क मैन्योर बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बल्क मैन्योर बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं, जैसे FYM कंपोस्ट है वो नहीं देते। माइक्रोबल एक्शन की बात करें, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि की बात करें, देखो सूक्ष्म जीव गतिविधि कार्बनिक खेती में इस बात पर निर्भर करता है कि बाहर से आप इनपुट्स कितने दे रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता इस बात पे, लेकिन नेचुरल फार्मिंग तो इसी पे जोर दिया जाता है। इनक्योरेज माइक्रोबल एक्टिविटी एंड डीकंपोजिशन ऑन द सॉइल सरफेस। भाई इसमें तो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाई जाती है। वास्तव में तो यह कि मिट्टी में अगर जितने सूक्ष्म जीव की जरूरत है प्राकृतिक रूप से वो सब है, तो आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अपने आप दे देंगे, वही फास्फोरस को घोल के दे देंगे, वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को घोल के दे देंगे। तो इसमें सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने का हर संभव प्रयास होता है, किसमें, प्राकृतिक खेती में। रेगुलेशन की बात करें भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग में रेगुलेशन ज्यादा होते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, प्रमाणीकरण करवाने वगैरह का, आप क्या इनपुट्स दे रहे हो, आपको रजिस्टर मेंटेन करना। तो जो रेगुलेशन है, नियंत्रण है, उस नियंत्रण को लेके मैं बात करूं तो देखो ऐसा है, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। जो कार्बनिक प्रमाणीकरण है उसको पूरी तरह से आपको मानना पड़ता है। और जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें रेगुलेशन कम चलते हैं, प्रकृति के ही नियम चलते हैं। कॉस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है क्योंकि बाहर से आप इनपुट्स लेते हैं, बल्क मैन्योर वगैरह पे खर्चा होता है। नेचुरल फार्मिंग की कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगती है, ठीक है। उसके अलावा आप एक कोर्स लिख सकते हैं, सॉइल इन्वर्जन, मृदा फेरबदल या टिलेज। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप लिखेंगे कि जरूरत के अनुसार टिलेज कर सकते हैं, भू परिष्करण कर सकते हैं, मृदा में हेर फेर कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो मृदा है उसकी भौतिक दशा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, यानी सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी को बनाए रखा जाता है, यानी भू परिष्करण जैसी क्रियाएं हैं वो नहीं की जाती है। बस ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो दोनों में डिफरेंस पूछ ले तो ये डिफरेंस भी हो गया। तो इस लेक्चर में मैंने नेचुरल फार्मिंग आपको कंप्लीट करवा दिया, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकली बातें करनी है तो पूरे दिन करते रहो भाई, है ना। 2 साल की डिग्री कर लो इस सब्जेक्ट में, चाहे कोई वो समस्या वाली बात नहीं। लेकिन मैंने आपको यूपीपीएससी और कल को यूपीएससी में जाते हो तो उसके अनुसार आपको क्या लिखना चाहिए वो मैंने यहाँ पे सारे का सारा बता दिया है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।